नमस्कार साथियों, आज की वीडियो में हम मृत्युदंड कॉमिक्स को एक्सप्लेन करेंगे। गुरुदेव श्रीमान नागपाशा को फिर से अवसाद का दौरा पड़ा है। वे आत्महत्या करने की चेष्टा कर रहे हैं। फिर से खजाना हाथ से निकलने के बाद इसकी आत्महत्या करने की 12वीं कोशिश है। मैं इसके अवशेषों को अमलीय कुंड से बाहर खींचता हूँ। आपने मुझे क्यों बचाया गुरुदेव? अमरता मेरे लिए अभिशाप बन गई है। मेरी ज़िंदगी का एक ही मकसद था, हमारे राज खजाने की प्राप्ति, लेकिन उसमें मैं 2 बार विफल हो गया। एक बार खजाना मेरी नाक के नीचे से निकल गया और दूसरी बार नागराज ने मुझे मात दे दी। अब असफलता का सहरा अपने सिर पर बांधकर मुझे नहीं जीना। मुझे मृत्यु का तरीका बताइए गुरुदेव। मौत दीजिए मुझे, मौत। बकवास बंद कर नागपाशा। होश में आ नागपाशा, होश में आ। हमारी हार नहीं बल्कि हमारी जीत हुई है। हमने तिलिस्म के अंदर रखा खजाना बाहर निकाल लिया है और अब वो खजाना देव कालजयी के संरक्षण में भी नहीं है। इन दोनों सूरतों में खजाने तक पहुंच पाना भी असंभव नहीं है। अब खजाना नागराज के पास है और नागराज एक मामूली सा इंसान है, या शायद मामूली इंसान से थोड़ा ज़्यादा शक्तिशाली। उससे खजाना हासिल करना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। उसी मामूली नागराज ने मेरी खोपड़ी को फुटबॉल बना दिया था। उस बार तूने अपने अमर होने के नशे में चूर था और फिर बूढ़ा वेदाचार्य भी तो उसके साथ था। इस बार ऐसा नहीं हो गया, क्योंकि वेदाचार्य को मैं इस बार टांग अड़ाने का मौका नहीं दूंगा। उस खजाने के पीछे क्यों पड़े हो गुरुदेव? अब ज़माना बदल गया है। अब चारों तरफ खजाने ही खजाने हैं। कहिए तो मैं भारत सरकार का पूरा गोल्ड रिजर्व उठा कर लिया हूँ। तू उस खजाने का मैं तो नहीं जानता नागपाशा, और इसलिए नहीं जानता क्योंकि मैंने वह मैं तो कभी तुझको बताया ही नहीं है। उस खजाने में 3 मणियाँ हैं। हमको सिर्फ वे 3 मणि चाहिए, पूरा खजाना नहीं। और उसके साथ साथ वह पांडुलिपियाँ चाहिए जिसमें तेरे और नागराज के वंश के साथ साथ खजाने की चीज़ों के बारे में विस्तार में लिखा है। उन 3 मणियों से क्या हुआ गुरुदेव? तीनों लोकों पर राज। नहीं, समय की तीनों धाराओं का राज, भूत, काल, वर्तमान और भविष्य। तीनों कालों पर हमारा राज होगा, लेकिन सिर्फ तब जब मणियाँ हमारे पास होगी। आप पता कीजिए खजाना इस वक्त कहाँ है, क्योंकि जहाँ पर खजाना होगा वहीं पर नागराज भी होगा और वेदाचार्य भी। ठीक है, तुम अपनी शक्तियों को एकत्रित करो और मैं अपनी शक्तियों को इकट्ठा करता हूँ। गुरुदेव यह बताओ, मेरा अवसाद कब दूर होगा? नागराज आतंकवाद का दुश्मन और एक ऐसा अनोखा नाग, मानव नाग है जिसे नफरत थी तो सिर्फ अपराध और आतंकवाद से। कुछ आतंकवादियों ने विमान का अपहरण कर लिया नागराज। वे 50 करोड़ रुपए और जेल से बंद कुछ आतंकवादियों की रिहाई मांग रहे हैं। विमान में करीब 50 यात्री हैं, अधिकतर औरतें व बच्चे। आतंकवादियों ने आधे घंटे की मोहलत दी है और उनकी अवधि बीत जाने पर हर 5 मिनट में एक बच्चे को मार डालने की अनुमति भी दी है। ऐसा हायों की जान में नागराज की जान रहती है भारती। उसे लेना इतना आसान नहीं है। मैं पकड़ूंगा इन आतंकवादियों को, लेकिन तुमको प्लेन के पास जाते देखकर ही आतंकवादी यात्री को मारना शुरू कर देंगे। वे मुझे नहीं देख पाएंगे कमिश्नर साहब, क्योंकि मैं ज़मीन के अंदर से जाऊंगा, अपनी सर्प सुरंग के रास्ते से। अब मैं ठीक प्लेन के नीचे पहुंच चुका हूं। कुछ ही पलों बाद नागराज प्लेन का दरवाज़ा खटखटा रहा था और अंदर बैठे आतंकवादी चौंक उठे। ये खटखट कैसी हो रही है? कहीं ये किसी मिलिट्री या पुलिस वाले की चाल तो नहीं? मैं तो लगातार बाहर नज़र रखे रहा हूँ। न तो इधर कोई आया है और न उधर से। कोई चिड़िया होगी। चिड़िया ऐसे खटखटाती थोड़ी है। ये कुछ और है। क्यों डर रहा है? ये कमीने पुलिस वाले हमको डरपोक समझते हैं क्या? मैं दरवाज़ा खोलता हूँ। अगर कोई गड़बड़ हुई तो अब्दुल्ला और गफ्तूर के साथ यात्रियों को गोली मारना शुरू कर देना। बॉस क्या कहेंगे? कुछ नहीं कहेंगे, और वैसे भी फ़िलहाल तो मैं ही बॉस हूँ। दरवाज़ा खुला। देखो बाहर तो कुछ भी नहीं दिखा। खामखा ही डर गया। मैंने तो पहले ही कहा था प्लेन के पास कोई आई नहीं। ओह अब्दुल गफूर, सब ठीक है, चिंता मत करो। दरवाज़ा बंद होने के साथ साथ दोनों की आंखें चौंक उठी। यात्रियों पर नज़र रखे हुए अब्दुल और गफूर चौंक उठे। ये कैसी आवाज़ आई है? तुम्हारे साथियों की खोपड़ी टूटने की आवाज़ थी नागराज। आगे मत आना वरना मैं इस बच्चे गोली मार दूंगा। मार चला गोली। देखता है कि बच्चे पहले तेरी गोली पहुंचती है मेरे सांप। बॉस नागराज आ गया, भाग लो। चौथा आतंकवादी कार्गो होल्ड की तरफ भागा है, सामान रखने वाली जगह की तरफ। यानी इसका कोई बॉस भी है जो इस वक्त कार्गो होल्ड में मौजूद है। कार्गो होल्ड में बॉस कुछ नहीं हो सकता, नागराज आ गया है। अब भाग लो यहाँ से सिर पर पैर रखकर। महानगर में अपराध करेगा तो तुझे नागराज नहीं तो क्या सुपरमैन रोकने आएगा? ये सारा नाटक उसी को बुलाने के लिए तो रचा गया था, ताकि वह खुद मेरे पास आ जाए और मुझे उसे ढूंढने के लिए मारा मारा ना फिरना पड़े। तेरा काम खत्म हुआ, अब तू भी खत्म हो जा। यानी यह एक जाल है, एक सोचा समझा हुआ षड्यंत्र। कौन हो तुम और मुझे मारना क्यों चाहते हो? मैं तो सिर्फ एक सेवक हूँ नागराज। और तुझे क्यों मारना है यह तो वही जाने जिसने मुझे तंत्र शक्ति से पैदा किया है। खूनखोर को तो सिर्फ एक ही बात पता है कि उसे तेरी जान चाहिए, लेकिन तुझे तंत्र शक्ति से बनाने वाला मेरा दुश्मन है कौन खूनखोर?
हम तंत्र मानवों को यह बताने की इजाज़त नहीं होती है नागराज। कोई बात नहीं, जब तू मरने लगेगा तो अपने आप को बनाने वाले को ज़रूर कोसेगा, तब तुझे उसका नाम खुद ब खुद पता चल जाएगा। तेरी ये विष पुकार, तुझे खुली जगह पर लड़ना पड़ेगा नागराज, जहाँ पर तेरी ये विष पुकार बिखर कर रह जाएगी। अरे नागराज, और वह किसी अजीब से प्राणी से लड़ रहा है। क्या यही है वो विमान का अपहरणकर्ता? ये उनका बॉस है। अपहरणकर्ता तो बेचारा बेहोश पड़े हुए हैं। अब सब तेरी मौत का नज़ारा देखेंगे नागराज, और तेरी भयानक मौत देखकर वे सब अपने आप मेरे सामने घुटने टेक देंगे, वरना ये अजगर की कुंडली से भी ज़्यादा शक्तिशाली शिकंजा मेरी जान ले लेगा। मैं इच्छाधारी कणों में भी नहीं बदल पा रहा हूँ। जरूर इसकी तांत्रिक शक्ति मेरी इच्छाधारी शक्ति को रोक रही है। ऐसी विचित्र तांत्रिक शक्ति रखने वाला भला कौन हो सकता है? अब बचने का दूसरा रास्ता निकालना होगा। कहते हैं कि हमला ही सबसे अच्छी बचाव नीति है, इसलिए अब मुझे इस पर हमला करना होगा। अब तो जिंदा नहीं बचेगा खूनखोर, तुझे मैं सिर्फ एक ही शर्त पर जिंदा छोड़ूंगा। मुझे उस तंत्र साधक का नाम बता जिसने तुझे बनाकर मुझे मारने के लिए भेजा है। यह तू मुझसे कभी नहीं जान पाएगा नागराज। तो फिर तुझे बिना नाम बताए ही मारना होगा शैतान। गर्दन कटने से तंत्र मानव नहीं मरा करते नागराज, ऐसा तुझे जैसे साधारण मानव मरते हैं। अब तक मैंने तेरी शक्ति को परख लिया है नागराज, इसलिए अब इस खेल को लंबा खींचने की कोई मतलब नहीं है। अब तुझे लंबा खींचेगा खूनखोर। सुई जैसे नुकीले छोर नागराज के शरीर में आ घुसे और नागराज चीख उठा। हो, नागराज मुसीबत में है। वह तंत्र मानव उसे बेहोश कर रहा है। आज मैं कोई तंत्र साथ लेकर क्यों नहीं आई? नागराज को बचाना होगा, बचाना होगा। शूट हिम कमिश्नर साहब, किल हिम। जवानों, टेक एम एंड फायर। गोलियों के धक्कों ने खूनखोर को पीछे धकेल दिया। नागराज आज़ाद हो गया, लेकिन इससे पहले कि नागराज अपने आप को संभाल पाता, उसकी आंखों के सामने पहले तो पुलिस वाले बेबस हो गए और फिर नागराज तड़प उठा। अब मुझे खूनखोर की असली शक्ति समझ में आ गई है। इसके नुकीले सिरे दरअसल ये इंजेक्शन की मोटी सुइयां जैसी है, और इसके जरिए ये मेरा रक्त चूसता है ताकि मैं शक्तिहीन हो जाऊं और ये मुझे मार सके। यानी मुझे इसकी गर्दन नहीं, इसके नोकदार सूंड जैसे हाथ को पहले काटना चाहिए, और मेरे नागफनी सर्प इसे सूंड को काट नहीं पा रहे हैं। मेरी सूंड को सिर्फ हीरे काट सकते नागराज, और कुछ नहीं। मेरे अंदर इन सुइयों को अपने शरीर से बाहर निकालने की भी ताकत नहीं बची है। वह प्लेन जो टेक ऑफ करने जा रहा है, वह मेरी मदद कर सकता है। नागराज के शरीर में अब भी इतनी जान बाकी थी कि वह सर्प रस्सी को छोड़कर भागते प्लेन में फंसा सके, और नागराज की इस हरकत के मतलब समझ पाने से पहले ही नाग रस्सी का दूसरा सिरा खूनखोर के पैर में लिपट चुका था, और अगले ही पल एक झटके के साथ नागराज के शरीर में घुसी खोखली सुइयां निकल चुकी थी, और प्लेन से लटककर खूनखोर हवा में ऊंचाइयों नाप रहा था। प्लेन ज़्यादा ऊंचाई पर पहुंचेगा तो मेरी सांप रस्सी अत्यधिक ठंड के कारण अपने आप टूट, अगर तब तक तू ठंड से ना मर गया तो गिरकर जरूर मरेगा। घबरा मत खूनखोर, तू ज़्यादा देर तक प्लेन से लटका नहीं रहेगा। वाह नागराज वाह, तुमने जिस तरीके से खूनखोर को ख़त्म किया वह बेमिसाल है। अभी तो सिर्फ खूनखोर ख़त्म हुआ है भारती, वह नहीं जिसने मुझे मारने के लिए खूनखोर को पैदा किया था। आखिर वह कौन हो सकता है? मेरे दुश्मनों में तांत्रिक है भी तो बहुत सारे। खैर जल्दी ही उसका पता चल जाएगा, क्योंकि एक बार असफल होने के बाद वो मुझ पर दोबारा हमला जरूर करेगा। वहाँ से दूर एक निर्जन उजाड़ द्वीप पर वह तांत्रिक मौजूद था। नागराज, तू हर बार कैसे बच जाता है? नागराज, तू मर जाता तो वह खजाना हासिल करना कितना आसान हो जाता, जिसको मैं तुझसे दोस्ती करने का नाटक करने के बाद भी हासिल नहीं कर सकी। ऐसे शक्तिहीन होकर जीने का कोई फायदा नहीं है। ले तांत्रिकों के देव यक्ष गरल गांठ नगीना अपनी आत्मा और अपने शरीर को तेरी यज्ञ अग्नि में समर्पित करती है। तेरी मौत का वक्त अभी नहीं आया है नाग तंत्रिका नागिना, परंतु हम तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हुए। बता ऐसा क्या हो गया जिसे तुझे आत्महत्या करने के लिए विवश कर दिया, और तू मुझसे क्या चाहती है? यक्षराज, आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गई। मुझे खजाना चाहिए, यक्ष खजाना। वह खजाना जिसके कारण मैं नागराज की मित्र बनी, लेकिन वह खजाना मुझे नहीं मिला। अगर मैं वह खजाना हासिल कर लेती तो नागद्वीप आज मेरे अधीन होता, कालदूत या मणिराज के राज परिवार के अधीन नहीं। तू तो एक तांत्रिक है नगीना, तुझे धन से क्या काम? मैं एक नागिन भी हूँ। नागों को धन से गर्मी आती और यह गर्मी हमको शक्ति देती है, वरना हम नाग मूर्ख नहीं होते जो खजानों पर कुंडली मारकर बैठे रहते हैं। समझ गया, तू नागराज को मारने की शक्ति चाहती है। ऐसी ही शक्ति हमसे नागद्वीप के राजतांत्रिक विशंदर ने मांगी थी, लेकिन वह असफल रहा। तुझे भी ऐसी शक्ति दूँ क्या? नहीं देव, ऐसा प्रयास मैं कर चुकी हूँ। नागराज को मारने की कोशिश करना मूर्खता है। मुझे उसको गुलाम बनाने की शक्ति दीजिए। ऐसी शक्ति से नागराज तो क्या कालदूत तक मेरा गुलाम बन जाए।
बुद्धिमत्ता वाला वरदान मांगा है तूने नगीना, ले मैं तुझको ये अंकुश प्रदान करता हूँ। वह अंकुश जिसे हाथी तक को सदाया जा सकता है। इस तांत्रिक अंकुश से कई अंकुश पैदा होते हैं और वे अंकुश जिस शरीर में घुस जाएंगे वह तेरा गुलाम बन जाएगा। तेरी इच्छा पूर्ण हो, अब हम चलते हैं। एक पल रुकिए यक्षराज, पहले यह देख तो लूँ यह अंकुश सचमुच काम करता है या नहीं। इस निर्जन द्वीप में तुझको छोटा मोटे जीव के अलावा और कोई प्राणी नहीं मिलेगा नगीना। उन पर इस अंकुश का प्रयोग करने का भला क्या लाभ हुआ? मैं तुम पर इस अंकुश का प्रयोग करूंगी यक्षराज। बताओ अब तुम मेरे गुलाम हो या नहीं? हाँ स्वामिनी, मैं आपका गुलाम हूँ। तुम अपने ही वरदान से बंध गए हो यक्षराज। अब तुम मेरे साथ महानगर चलोगे और मेरे लिए खजाना हासिल करोगे। नगीना का खजाना प्राप्त करने का मकसद था इच्छाधारी नागों के उस द्वीप नागमणि द्वीप पर राज करना, जिसको कुछ लोग नाग द्वीप भी कहते हैं। नाग द्वीप में आज का वातावरण थोड़ा सा गमगीन था, क्योंकि आज तुम्हारे पिता मणिराज सर्प की चौथी बरसी विस्फरी और पिछले 4 वर्षों से उनकी अस्थियां और भस्म उनकी समाधि पर ही रखी हुई है, क्योंकि नागद्वीप के नियमों के अनुसार जब तक उचित उत्तराधिकारी शासन को संभालने न ले पूर्व राजा की भस्म को सागर देव के में सुपर्द नहीं किया जा सकता। तुम अब तक कार्यकारी शासक के रूप में राज्य का कार्यभार संभाल रही हो, लेकिन तुम विवाह करके नागद्वीप को एक शासक दे सकती हो। जब तक तुम ऐसा नहीं करोगी तब तक तुम्हारे पिता की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी पुत्री। मैं जानती हूँ महात्मा, और इस विषय पर हम पहले भी बात कर चुके हैं। नागराज के अलावा मैं किसी और से विवाह नहीं कर सकती, और नागराज आधुनिक दुनिया को छोड़कर यहाँ पर नहीं रह सकता। इसलिए समस्या आज भी ज्यों थी त्यों है। मैं नागराज को यहाँ बुलाकर स्वयं उससे बात करूँगा। महात्मा कालदूत, क्या बात है नागफनीश, तुम इतना घबराए क्यों हुए हो और हाफ क्यों रहे हो? भागता हुआ आया हूँ महात्मा। विद्रोही नागों के सेना नायक दंशक ने राजमहल पर हमला कर दिया है और महल के रक्षकों तथा विद्रोही नागों के बीच घमासान युद्ध हो रहा है। एक पूर्ण शासक के न रहने से पूरे नागरिक में अव्यवस्था फैल गई है। आज के दिन मैं अपने हाथों को खून से रंगना नहीं चाहता। नागार्जुन सिंह नाग सरपराज, तुम अपने साथियों के साथ जाकर महल की रक्षा करो। जो आज्ञा महात्मा। देखा विसर्पी, विद्रोही नागों की शक्ति और हिम्मत बढ़ती जा रही है। तुमको जल्द निर्णय लेना होगा पुत्री। नागद्वीप शमशान मेरी लाश पर बनेगा महात्मा, मेरे जीते जी नहीं। दंशक एक अति शक्तिशाली झुबरू नाग था। आज तक कोई उसे युद्ध में परास्त नहीं कर सका, लेकिन नागार्जुन सिंह नाग सर्पराज एवं नाग प्रेती वही करने की कोशिश कर रहे थे। मुझे रोकने की कोशिश करना छोड़ दे, मेरा साथ दे नागार्जुन। नागद्वीप को एक शासक की जरूरत है और नागमणि द्वीप को मुझसे ज्यादा शक्तिशाली शासक नहीं मिल सकता। यह फैसला करना राज परिवार का हक है दंशक, या फिर नागद्वीप की जनता का, तुम्हारा नहीं। फिर पहले तुम सबको खत्म होना होगा, फिर तुम्हारे विषप्रिया के साथ राज परिवार खत्म होगा, और फिर मेरी इच्छा के विरुद्ध जाने वाले हर नाग नष्ट होगा। दंशक के अलावा नागमणि द्वीप का शासक और कोई नहीं बन सकता। नागार्जुन के घातक तीरों को अपने शरीर से खींचकर दंशक ने उसका वार नागार्जुन पर ही कर दिया। एक करहा के साथ नागार्जुन नीचे आ गिरा। नागार्जुन को घायल करके तू यह मत समझना कि अब तू महल में घुसकर सिंहासन पर कब्जा करने में सफल हो जाएगा। सिंह नाग के रहते ऐसा कभी नहीं होगा। अगर ऐसा है तो फिर तुझे मरना होगा सिंह नाग। जब तक तू इस चक्र की कैद से आज़ाद होगा तब तक मैं महल के अंदर प्रवेश कर चुका हूँ। सर्पराज नाग प्रीति, इसको रोको। मैं दंशांक के सैनिकों से निपटता हूँ। नाग प्रीति, तुम दशांक के पीछे जाओ। वह जरूर राजदंड लेने महल के अंदर जा रहा है। राजदंड हाथ में आते ही उसकी मंत्र शक्ति का प्रयोग नागद्वीप की जनता पर करेगा। दशांक महल के हर गलियारे से अच्छी तरह से वाकिफ था। वह रहा राजदंड मेरी नज़र के सामने। सिर्फ तेरी नज़र ही राजदंड तक पहुंच सकती है दशांक, तेरे हाथ नहीं। नाग प्रेती, तू अब मुझे खाने आया है? हाँ नाग प्रेती, तेरा स्वाद चखना चाहता दंशक। जरा देखूँ तो कि विद्रोही नाग का स्वाद का भला कैसा होता है। और तू तो जानता ही है नाग प्रेती, एक बार जिसका खाना शुरू कर दे उसको पूरा खाए बिना नहीं रहता। तो खाता रह, मैं अपने हाथ को अपने शरीर से अलग कर देता हूँ और फिर तेरे सिर को तेरे शरीर से अलग करूँगा। वार प्रचंड था। नाग प्रेती का सिर तो धड़ से अलग नहीं हो पाया, लेकिन दिमाग होश से जरूर अलग हो गई। नाग प्रेती बेहोश हो गया। अब यह राजदंड मेरा है दशांक का। फिर दशांक का, अरे इसको उठा क्यों नहीं पा रहा? मैं तो बहुत शक्तिशाली हूँ, फिर भी यह हिल तक नहीं रहा। यह दंड तुझसे नहीं हिलेगा दशांक। तेरे जैसे 10 मिलकर भी ताकत लगाए तो भी नहीं हिलेगा, क्योंकि यह राजदंड राज परिवार के हाथों को पहचानता है, या फिर उस हाथों को पहचानता है जिन्हें नागरिक राज करने की अनुमति देंगे। तेरे हाथों इन दोनों में किसी प्रकार के नहीं है विसर्प। हाँ अगर मैं चाहूँ तो अभी इस राजदंड की मंत्र शक्ति से तुझे जमीन पर घुटने टेकने को मजबूर कर सकती हूँ, लेकिन मुझे तेरा उदाहरण बनाकर उन विद्रोही नागों के सामने पेश करना जो राज परिवार को कमज़ोर समझते हैं। अब वे सभी देख लेंगे कि राज की बागडोर एक स्त्री के हाथों में ज़रूर है, लेकिन कमज़ोर हाथों में नहीं है। रुक जा विसर्पी, मेरे धैर्य का इम्तिहान मत ले, वरना दुनिया वाले कहेंगे कि दशांक ने एक स्त्री पर हाथ उठाया था।
अपने झूठे उसूलों की आड़ में अपनी कायरता मत छिपा दशांक। अगर पिटने का डर है तो मुझसे माफ़ी मांग ले, मैं तेरी जान बख्श दूंगी। माफ़ी दशांक, माफ़ी देता है मांगता नहीं। अब तू मुझे दोष मत देना, मैं तेरी जान ले ली तो। मैं वह राजकुमारी नहीं दशांक जो फूलों के बिस्तर पर सोती रहती है। मेरी परवरिश कांटों के बीच हुई है। पिताजी ने मुझे और भैया विषप्रिय में कभी भेद नहीं किया। मुझे भी वे सारी युद्ध कलाएं सिखाई गई हैं जो एक राजकुमार को सिखाई जाती है, और वे कलाएं तेरे जैसी विद्रोही का सिर कुचलने के लिए काफ़ी है। माफ़ी कुमारी, मुझे माफ़ कर दे, जान बख्श दे मेरी। माफ़ी नागद्वीप की प्रजा से मांग और अपने विद्रोही साथियों से आत्मसमर्पण करने को है। विद्रोहियों को कुचल दिया गया है, आत्मसमर्पण करने का कोई बचा ही नहीं राजकुमारी, और दशांक को आपने कुचल दिया। कुमारी विसर्पी की जय हो। हम तुम्हारी क्षमताओं से अत्यंत प्रसन्न हुए विस्परी। तुमने अपनी शक्तियों को दिखा दी, लेकिन मणिराज के वंश को आगे बढ़ाने की तुम्हारी ही जिम्मेवारी है। अपना यह फर्ज भूल मत जाना। नहीं भूलूंगी महात्मा, मुझे सिर्फ उचित समय का इंतजार है, उस समय का जब नागराज नागद्वीप का सिंहासन संभालने को राजी होगा। नागराज, आज मैं तुमसे एक खास बात करना चाहता हूँ। एयरपोर्ट पर उस खूनखोर को तुमने ख़त्म तो कर दिया, लेकिन यह भी सत्य है कि उसकी मृत्यु के द्वार तक पहुँचा दिया था। और भगवान न करे कि अगर ऐसा हो जाए तो रक्षक राजा के कुल का नाम तुम्हारे साथ ही खत्म हो जाता। आप ठीक कह रहे हैं दादा वेदाचार्य, इस तरफ तो मेरा ध्यान कभी गया ही नहीं, लेकिन सिर्फ मृत्यु के डर से मैं अपराध को और आतंकवाद को खत्म करने से पीछे नहीं हट सकता। और यहाँ पर मृत्यु दंड कॉमिक्स का पार्ट 1 खत्म होता है। जल्द ही हम पार्ट 2 के साथ आएंगे। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।